नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल पता करना, एवरेज स्पीड या औसत चाल पता करना। मैथ में दो टॉपिक में एवरेज और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों में ये मिलता है, और इसके अलावा इसके क्वेश्चन आप रीजनिंग में भी देखोगे। तो शायद ही कोई पेपर ऐसा हो जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन ना आता हो। हमेशा किसी न किसी फॉर्म में या तो क्वेश्चन में सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन में इसका यूज़ ज़रूर होगा पेपर में, मैथ या रीजनिंग कहीं पर भी। तो इसमें जो है हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए 80 किलोमीटर की चाल से कहीं जाता है और 120 की चाल से वापस आता है। बी कुछ समय 80 की चाल से चलता है और उतने ही समय 120 की चाल से चलता है। ए व बी की औसत चाल का अंतर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले इन एवरेज स्पीड पता करने के लिए जो फॉर्मूला है वो एक बार जल्दी से उसका डेरिवेशन कैसे बनता है ये देख लें। वहीं से शॉर्ट ट्रिक भी उससे अलग नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में जिस मेथड से फॉर्मूला बनता है उसी मेथड से हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूर सीखिएगा, ये फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए क्योंकि पेपर में एज ए क्वेश्चन आ जाता है। तो फॉर्मूला बनाना और साथ में फार्मूले से मुक्ति, दोनों के लिए हम इसे, और यहाँ पर 2 पॉइंट हैं इस क्वेश्चन में आने से पहले फॉर्मूला पार्ट एकदम क्लियर करें। तो फॉर्मूला जो है वही बच्चों, जो फॉर्मूला है वही शॉर्ट ट्रिक का डेरिवेशन भी है। शॉर्ट ट्रिक का जो बनता है वो कैसे बनता है, जिस तरह से फॉर्मूला बनता है। तो अच्छे से समझिएगा, दोनों फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, उसी से हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। और ज़रूर शॉर्ट ट्रिक समझना है क्योंकि फॉर्मूला जितनी देर में लिखेंगे उससे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आना ज़रूर चाहिए, लेकिन डेरिवेशन तो समझते हैं। तो मान लीजिए पहला फॉर्मूला है कि एक आदमी अगर कहीं से कहीं जाता है और वापस आता है, जाते समय चाल x किलोमीटर पर आवर की है, वापस आते समय y किलोमीटर पर आवर की है। अब हमें औसत चाल पता करना है। तो यहाँ पर दूरी बराबर है, जितनी दूरी वो जाता है उतनी ही दूरी लौटता है। तो औसत चाल, शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला, दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोग बचपन से, जब पहली बार टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था तब से जानते हैं। कैसे बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहीं पर चाल बराबर दूरी बटे समय हम लोग बचपन से जानते हैं। तो यहीं पर अगर औसत चाल आ जाएगा तो यहाँ पर दूरी की जगह कुल दूरी आ जाएगा और समय की जगह कुल समय आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से जानते हैं। यही शॉर्ट ट्रिक इसका जनक है और यही सभी फार्मूलों का भी जनक है। तो जब हम लोग की मुलाकात डायरेक्ट इस फार्मूले से है तो हम लोग को शॉर्ट ट्रिक का कोई फार्मूला जो है नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन डेरिवेशन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो औसत चाल निकालना है तो यहाँ से चलें, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो क्या होगा बच्चों? कुल दूरी, d दूरी जाता है, d दूरी वापस आता है, तो कुल दूरी d प्लस d यानी 2d हो जाएगा। कुल समय, ये दूरी है, ये चाल है, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो जाने का समय d बाई एक्स और वापस आने का समय d बाई वाई, ये होगा। अब d कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो औसत चाल का फॉर्मूला बन जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला बन जाएगा। कब यूज हो पाएगा ये 2 कंडीशन में यूज हो पाएगा। पहला कि दूरियां बराबर होनी चाहिए, जितनी दूरी गया है उतनी दूरी वापस आया है, मतलब जितनी दूरी गया है उतनी दूरी वापस आया है, ऐसे केस में लग पाएगा। या कहीं जा रहा है, आधी दूरी x की चाल से बाकी आधी y की चाल से चले, तब ये फॉर्मूला लग सकता है। तो दूरी बराबर होनी चाहिए, एक पॉइंट ये। और दूसरा, 2 बार परिवर्तन होना चाहिए, x से गया वापस y से आया, तो दूरी बराबर होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए और दूसरा
दूसरा परिवर्तन जो है, परिवर्तन 2 बार होने चाहिए, परिवर्तन 2 बार होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला जो है औसत चाल का यूज कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह से इसे हटा के, इसी तरह से अगर परिवर्तन 2 ना हो, 2 से ज्यादा हो, तब भी हम लोग इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। परिवर्तन 2 से ज्यादा हो, एक आदमी कहीं जा रहा है, डी दूरी, 3 बराबर दूरियां, चाल x y z की है, दूरी तीनों बराबर है, डी है, और चाल x y z की है। तो यहां पर भी इसी फॉर्मूले से हम लोग औसत चाल बराबर 3d अपॉन d अपॉन x, औसत चाल बराबर कुल दूरी 3d, और दूरी बटे चाल करेंगे तो d अपॉन x, d अपॉन y, d अपॉन z, d अपॉन z। सॉल्व करेंगे तो यहां से d कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और बन जाएगा 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx, ये बन जाएगा। तो 3 का फॉर्मूला इस तरह से बन सकता है। इसी तरह से अगर परिवर्तन, ये कब यूज हो जाएगा बच्चों, ये तब यूज होगा जब दूरियां बराबर हो और परिवर्तन 3 बार हो x y z। इसी तरह से अगर 4 परिवर्तन होगा तो फॉर्मूला बना सकते हैं 4abcd बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4abcd डिवाइडेड बाई, जैसे यहाँ डबल आए हैं वैसे ही वहाँ ट्रिपल आएंगे, और ट्रिपल कैसे लिखेंगे, एक बार d को छोड़ दो, एक बार c को छोड़ दो, एक बार b को छोड़ दो, और एक बार a को छोड़ दो। तो इस तरह से फॉर्मूला आसानी से पेपर में आएगा, तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। 4 परिवर्तन, 3 परिवर्तन, 5 परिवर्तन हो तो भी बना सकते हैं। लेकिन ये कोई तरीका, अगर इसे पेपर में हम अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसमें अगर हम ये फॉर्मूला, खास करके ये फॉर्मूला, इस जैसा कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो है जितनी देर में हम इसमें वैल्यू फिल करेंगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इसका डेरिवेशन आना चाहिए, लेकिन जो है इसे यूज नहीं करना है। तो डेरिवेशन इसलिए कि कई बार पेपर में एज ए क्वेश्चन आ जाता है, और अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो तुरंत डिराइव कर सकते हो। अच्छा, अब देखो एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि दूरी बराबर हो, चाहे 2 परिवर्तन हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, दूरियां कैसी थी, बराबर थी। लेकिन अगर दूरी ना बराबर हो बल्कि समय बराबर हो, ये आना चाहिए बेटा फॉर्मूला, समय बराबर हो, पेपर में ये भी आया है, समय बराबर हो, तब औसत चाल का फॉर्मूला होगा x प्लस वाई बाई 2, या अगर ज्यादा चाल है, 3 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। इस तरह से कैसे, इसी तरह से चाहे जितने हो, औसत चाल अगर समय बराबर होगा तब, तो ये फॉर्मूला भी इसी से बनता है। कैसे देखें, तो इस तरह से कि माना x किलोमीटर, फर्स्ट आदमी x किलोमीटर पर आवर की चाल से, सेकेंड आदमी y किलोमीटर पर आवर की चाल से, और समय बराबर है, तो माना ये भी t समय चला और ये भी t समय चला। चाल पहले की x और दूसरे की y, और समय पहले का t और दूसरे का t, समय बराबर है। अब औसत चाल, हर फॉर्मूला इसी से बनेगा, हर शॉर्ट ट्रिक इसी से बनेगी। तो औसत चाल निकालना है तो नियम से चले बच्चों, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी, ये क्या है, ये क्या है, चाल है, और ये समय है, तो दूरी तो आ जाएगा xt प्लस वाई टी, चाल गुणे समय, डिवाइडेड बाई कुल समय तो t प्लस टी, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2, t कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो 2 परिवर्तन अगर है तो इस तरह से हुआ। इसी तरह से अगर 3 परिवर्तन हो तो ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम लोग। कैसे, x चाल से t समय प्लस y चाल से t समय प्लस z चाल से t समय, डिवाइडेड बाई, जैसे यहाँ पर 2 चाल थी ऐसी 3 चाल आ गई,
डिवाइडेड बाई कुल समय, तो टी 2 बार जोड़ रहे थे, आप कितनी बार जोड़ेंगे? 3 बार जोड़ेंगे, तो टी प्लस टी इस तरह से अब ये जुड़ करके ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब समय बराबर हो। ज़्यादातर पेपर में दूरी बराबर पे सवाल आता है, बहुत रेयर कभी रीजनिंग में बन जाता है वो, इसीलिए हमने पहला क्वेश्चन इसी पे रखा है। तो ये हुआ पूरा फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, अब फॉर्मूला का डेरिवेशन आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला यूज नहीं करना है। फिर भी फॉर्मूले के सम्मान में एक क्वेश्चन हो जाए। पहला, एक आदमी 80 की चाल से, पहले क्वेश्चन में ए 80 किलोमीटर की चाल से जाता है और 120 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो यहाँ पर पहले केस में दूरी बराबर है और बी जो है दूसरा, वो जितने बी कुछ समय तक 80 की चाल से चलता है और उतने ही समय तक 120 की चाल से चलता है। तो बी के लिए भी यही है, लेकिन बी के लिए क्या है? समय बराबर है। ए के लिए क्या बराबर है? दूरी, और बी के लिए क्या बराबर है? समय। अब अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो पहले के लिए 2x y डिवाइडेड बाई x प्लस y, ये हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 96 आ जाएगा, और दूसरे केस में समय बराबर है, तब दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, 80 और 120 को जोड़ करके आधा कर देंगे, तो ये जो है 60 आ जाएगा, ये जो है 100 आ जाएगा। तो ये 100 हो गया और ये 96 है। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी की चाल का अंतर क्या होगा, तो अंतर कितना हो जाएगा बच्चों? 100 में से 96 हटा देंगे, अंतर 4 किलोमीटर पर आवर का हो जाएगा। ये हुआ पहला क्वेश्चन। फॉर्मूला लगा सकते थे आसानी से, दूरी बराबर है। ए के लिए फॉर्मूला लगाया 2xy अपॉन x प्लस वाई, और बी के लिए समय बराबर है तो x प्लस वाई बाई 2 लगाया। दोनों की औसत चाल, एक की 96 और एक की 100 आई है, अंतर पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा, अब आगे चलें। तो जैसे ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया, अब अगर इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना हो तो दिक्कत होगी। क्यों? 3 बार परिवर्तन है और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें परिवर्तन 4 बार है, तो और दिक्कत होगी। तो इसीलिए जो है फॉर्मूला ना लगा करके फॉर्मूले के बिना सॉल्व करते हैं। तो एक आदमी औसत 3 बराबर दूरियां 50, 60 और 100 की चाल से चलता है, औसत चाल बताना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर अभी जो हम लोग ने समझा था कि हर क्वेश्चन या हर फॉर्मूला जो है वो इसी बेसिक फॉर्मूले से बनता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। अब इसी से सब फॉर्मूले बने थे और यही शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाएगा। इसीलिए जब हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो 3 परिवर्तन के केस में हम लोग ये कॉन्सेप्ट 2 परिवर्तन में भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फॉर्मूला जो है कोई दिक्कत नहीं करता है। फिर भी अभी हम लोग 2 परिवर्तन वाले सवाल भी इसी से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आए तो यहाँ पर हम लोग को ये फॉर्मूले से बचना है। तो 3 बराबर दूरियां हैं बच्चों, तो चाल जो है 3 बराबर दूरियों में बताया गया है कि 50, 60 और 100 है। 50, 60 और 100 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर जो है बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे डी दूरी मान करके, तो हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। डी दूरी मान करके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम पहले ही ले लेंगे। इसका एलसीएम जो है अगर हम निकालेंगे 50, 60 और 100 का, तो अभी हम लोग जब एचसीएफ एलसीएम में का वीडियो देंगे तो उसमें एलसीएम निकालना डिटेल में बताएंगे। 1 घंटे के वीडियो में अच्छे से समझ जाओगे। अभी भी जो है आसानी से कि यहाँ से हमने 100 उठा लिया, 100 ले लिया,
तो 100 से 50 तो कवर हो गया, 50 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 3 है 60 में, 3 इसमें है नहीं तो 3 और ले लिया, तो एलसीएम इसका 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब एलसीएम खाली हम लोगों को, अगर हम एलसीएम निकाल सकते हैं जल्दी से तो बहुत मतलब जल्दी या वर्बल मुजमनी सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम निकालना मजबूरी है बच्चों सीखना, क्योंकि टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन में एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ एलसीएम के हर क्वेश्चन में एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, और इतना छोटा एलसीएम आप वर्बल प्रैक्टिस से आसानी से निकाल सकते हो। तो 300 एलसीएम जो है, इसी को हम लोगों ने दूरी मान लिया, दूरी 300 ये काम मन में करना है एक बार समझने के लिए पूरी बात, कि दूरी तीनों को 300 मान लिया। अब औसत चाल के लिए हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे। कुल दूरी 300 3 बार है, तो 300 गुणे 3 डिवाइडेड बाई कुल समय दूरी 300 है, चाल 50 की है, तो यहाँ पर समय लगेगा 6 घंटे, यहाँ पर समय लगेगा 5 घंटे, और यहाँ पर समय लगेगा 3 घंटे। तो ये हो जाएगा आंसर 900 बटे 11 और 14। इस तरह से हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझिए इसे, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये जो है, अगर मान लीजिए हम फॉर्मूला ना लगाए और बेसिक तरीके से सॉल्व करें, तो दूरी को अगर हम यहाँ 300 ना माने और d माने, तो फॉर्मूले से इससे सॉल्व करेंगे तो कुल दूरी 3d आएगी, और डिवाइडेड बाई कुल समय, तो d बाई 50, d बाई 60, d बाई 50, d बाई 60 और d बाई 100 ये करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो एलसीएम पहले ही ले ले। एलसीएम कैसे ले लेंगे, बड़ी संख्या उठा ली, अब इसमें खाली 3 ऐसा है जो इसमें नहीं है, 100 में तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो 3 और ले लिया, 300 हो गया। अब एलसीएम 300, तीनों दूरी को बराबर है तीनों दूरी, तो 300 मान लिया। अब कुल दूरी कितनी हो गई, 300 3 बार है, तो ये 900 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर समय 6 कैसे आया बच्चों, 300 में 50 का डिवाइड किया, दूरी कितनी है 300, चाल कितनी है 50, तो समय कितना लगेगा 6 घंटे, यहाँ पे 5 घंटे, यहाँ पर 3 घंटे, तो ये कितना आ जाएगा 900, और ये आ जाएगा 900 बटे 14। सिंपल कर लेंगे इसे। तो इस तरह से हम लोग औसत चाल का फॉर्मूले के बिना आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे तो एक बार हम लोग चलो फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन अब अगला सवाल जो है वहाँ पे तो फॉर्मूला लगाना बहुत ही मुश्किल है, और कई बार फॉर्मूला लगाना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जो है क्वेश्चन में फार्मूला बनाना पड़ेगा आपको, है ना। आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आए हम लोग अब, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए यहाँ पे परिवर्तन 4 हैं। एक वर्गाकार मैदान है, इसकी सभी साइड्स को एक कार 30, 40, 60 और 80 की चाल से तय करती है। औसत चाल बताना है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना या बेसिक तरीके से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला लगता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो इसी का यूज हमेशा रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर हमारी लड़ाई किससे है, चाल जो है 30, 40, 60 और 80 ये है, तो 30, 40, 60, 80 के हिसाब से एलसीएम निकालना रहेगा। तो हम लोग जो है 80 सबसे बड़ी संख्या है, ये रख लें, और किसकी कमी है इसमें 3 की, तो 3 का और गुणा कर दें, तो एलसीएम 240 हो जाएगा। अब अगर बिना कुछ बनाए, देखो ध्यान देना बच्चों, बिना कुछ बनाए एलसीएम हम लोग आगे पढ़ लेंगे आसानी से, तो ये जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम 240 आ जाएगा। अब चारों दूरियां 240 हो जाएंगी, तो जो हम लोग ये चित्र बना के अभी समझाते हैं वो सिर्फ मतलब समझाने के लिए है, बाकी आप सीधे इसका आंसर लिख सकते हो कि हर दूरी 240 होगी, तो कुल दूरी आ जाएगी 240 गुणे 4।
240 हर दूरी होगी, सभी साइड बराबर हैं, तो 240 के हिसाब से 240 4 बार आएगा, तो कुल दूरी 240 गुणे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई। अब समय कितना लगेगा, ये क्या है बच्चों दूरी, और ये क्या है बताओ चाल। तो चाल 30 में 30 से डिवाइड करेंगे 8, 40 से डिवाइड करेंगे 6, 60 से डिवाइड करेंगे 4, 80 से डिवाइड करेंगे 3। अब बोलो बच्चों कुल समय कितना, 6 घंटे। यहाँ पे बोलो 8 घंटे, यहाँ पे बोलो 6 घंटे, यहाँ पर 4 घंटे, और लास्ट में 3 घंटे। तो कुल औसत चाल का आंसर सीधे हम लोग लिख सकते हैं। ये सब तो ये भी नहीं बनाना पड़ेगा, ये तो समझाने के लिए है। 30, 40, 60, 80 के हिसाब से एलसीएम 240, सभी साइड 240 हैं। अब 240 4 बार आया है, तो 240 गुणे 4 कुल दूरी हो गई। दूरी 240 है, चाल 30 है, दूरी बटे चाल करेंगे तो समय 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे ये लिखा गया है। तो ये हो गया आंसर। इसी को और समझते हैं, मतलब क्या बच्चों, देखो दूरी जो है 240, चारों दूरियां कितनी कितनी हैं 240, तो यहाँ पर 240 माना गया है, और चाल जो है वो 30, 40, 60, 80 ये है। तो अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पे एकदम क्लियर करने के लिए बच्चों एक मिनट और लेंगे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे दूरी को डी मानते हैं तो क्या करते बताओ, कुल दूरी 4d आता, और कुल समय अगर सभी दूरी को डी मानते तो कुल समय d/30, d/40 इस तरह से आता। अब d कॉमन लेके तो कैंसिल हो जाता ना, तो डी कॉमन लेके जब कैंसिल हो ही जाना है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग ने वैल्यू क्या रखा है, 240 है कि डी है, इसीलिए वैल्यू मैटर नहीं करेगी। अब 240 लेके फायदा क्या हुआ, 240 लेके फायदा ये हुआ कि ये जो वैल्यू कठिन आ रही थी d/30 फिर d/40 हम एलसीएम लेते हैं, ये लिखने का समय बच गया। तो बस 240 4 बार आया है तो कुल दूरी 240 गुणे 4 हो गई, और कुल समय ये यहाँ से निकालते गए तो कुल समय ये हो गया। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हुआ ये, दूरी अगर परिवर्तन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे जितने हो। अच्छा, जैसे 2 परिवर्तन पर ये जो पहला क्वेश्चन था कि 80 की चाल जाता है 120 की चाल से वापस आता है, तो 2 परिवर्तन वाला सवाल भी आप चाहो तो ऐसे ही लगा सकते हो, 80 की चाल से जाता है और 120 की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल पता करना था। तो यहाँ पर इतने छोटे क्वेश्चन में भी फार्मूला यूज करने से ज्यादा आसान है कि हम लोग इसको यूज करें। कैसे, 80 और 120, 80 और 120 का एलसीएम निकालेंगे तो 240 आ जाएगा। तो 240 240 दोनों दूरी को 240 मान लिया। अब दूरी ये संबंध में करना है, दूरी 240 240 यानी कितनी हो गई 480 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना समय लगा, यहाँ पे समय लगा 3 घंटे, और यहाँ पे कितना समय लगा 2 घंटे। 480/5, 480/5 यानी 96 किलोमीटर पर आया। सबको आया बच्चों? तो इस तरह से इतने छोटे क्वेश्चन में भी हम लोग चाहे तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 बार परिवर्तन हो रहा है तब तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन 3, 4, 5 परिवर्तन में फॉर्मूला जो है ज़्यादा नुकसान करेगा बच्चों। इसीलिए फॉर्मूला डिराइव करना ज़रूर आना चाहिए, लेकिन फार्मूला यूज़ कभी नहीं करना है। अब आ जाओ, अब जो बच्चे फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि 3 परिवर्तन 4 परिवर्तन का फॉर्मूला तो याद किया जा सकता है, लेकिन अगर दूरी बराबर ना हो तब फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाना जरूर आना चाहिए। इस सवाल का फॉर्मूला बनाना भी बता देंगे अभी। पहले इस सवाल का आंसर हम लोग जो है औसत चाल निकालना है, तो सीधे आंसर फिर से वही, औसत चाल बराबर कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। कुल दूरी जो डिवाइडेड बाई कुल समय जो लग रहा था उसी से ये भी सॉल्व होगा। तो चलो बच्चों, औसत चाल सीधे जो है इसमें पहले आंसर लिखते हैं, और एवरेज मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा मैथ में है तो सोच पाएगा, आसानी से कितना भी मैथ जो है बेसिक होगा आप आसानी से बता दोगे। देखो 20 और 30, पहले इग्नोर करो कि रेशियो 3 और 7 का है, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 60,
60 दूरी कब मानते हैं? जब दूरियां कैसी होती? बराबर। 60 दूरी तब मानते जब दूरियां कैसी होती? बराबर। लेकिन क्या दूरी बराबर है? नहीं है। इसी किस रेशियो में है? 3 और 7। तो अब यहाँ पे दूरी जो मानी जाएगी 60 इंटू 3, 60 इंटू 7, 60 इंटू 3। 60 कहाँ से आए बच्चों? समझ गया ना? एलसीएम जो है, एलसीएम 20 और 30 का, 20 और 30 से हमें लड़ना है तो 60 एलसीएम हुआ। अब दूरी जो है 60 कब मानते? 60 कब मानते? जब दोनों दूरियां बराबर होती, लेकिन दूरी बराबर नहीं है। तो किस रेशियो में है? 3 और 7 का। तो जिस रेशियो में है उसी का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि 60 तो कैंसिल होकर रेशियो 3 और 7 का बना रहेगा, और साथ ही साथ 60 के होने से हमारा जो है क्वेश्चन सुरक्षा कवच एक तरह से है, क्योंकि ये जो है वैल्यू को 20 और 30 से डिवाइड होता है मुजबानी। ये काम हमें करना है बस। दूरी बराबर होती तो 60-60, दूरी बराबर नहीं है तो जिस रेशियो में है यह रेशियो कई बार दिया होगा और कई बार बनाना पड़ेगा, और अच्छा क्वेश्चन होगा तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेशियो फिलहाल दिया हुआ है, तो अगर बराबर नहीं है तो जिस रेशियो में है उतने का मल्टीप्लाई करके दूरी मानेंगे। अब बताओ, ये अगर दिमाग में सोच लिया तो ये कोई कठिन नहीं है बच्चों। और आप सीधे सीधे औसत चाल बराबर कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय, तो कितना आ जाएगा? ये जोड़ना नहीं है, सीधे 60 और ये कॉमन लेकर के, तो 60 गुणे 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे तो 9, और 30 से डिवाइड करेंगे तो 14, यह आ जाएगा। 60 ये जोड़ना नहीं है, गुणा करके सीधे 60 कॉमन लिया मन ही मन, 7 और 3 10, तो ये दूरी कितनी आ गई? हमें तो कुल दूरी से मतलब है, दूरी आ गई 600। और यहाँ पर समय कितना लगा? दूरी बटे चाल 9 घंटे, और यहाँ पर समय लगा 14 घंटे। ये हो गया आंसर। सबको आया बच्चों? इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक दूरी बराबर ना होने पर अगर मान लो यही क्वेश्चन में पेपर में आ जाए और हमें फॉर्मूला डिराइव करना हो, इसी का यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए और फॉर्मूला डिराइव करना हो, तब देखो जैसे कहा गया है कि दूरी जो है 3 और 7 के रेशियो में है, और चाल जो है वो मान लो कि एक जनरल फॉर्मूला कहा जाएगा तो जनरल वैल्यू में कहा जाएगा, x और y किलोमीटर पर आवर है। तो अब इसमें हम इसे 3d और 7d मान लेंगे। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना आ जाएगा? 10d डिवाइडेड बाई कुल समय 3d और 7d मिला के 10d, कुल समय 3d अपॉन x प्लस 7d अपॉन y। ये करेंगे। अब d कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 10xy डिवाइडेड बाई 3y प्लस 7x, ये बन जाएगा 10xy डिवाइडेड बाई 3y प्लस 7x। इस तरह से ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो अब अगर मैं फॉर्मूला बना करके पेपर में यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो इस फॉर्मूले में लगा है वही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज़ करें। डी की जगह पे हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने इस डी को हटा दिया और इसकी जगह पे इंटू 60 किया, बस यही तो अंतर हुआ। क्यों ये 60 किया? क्योंकि ये जो है हमारा मुकाबला एक्स और वाई से नहीं था। किससे था क्वेश्चन में? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा मुकाबला था 20 और 30 से। तो 20 और 30 के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पर क्या किया? 60 माना था। अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 और ये 42, 420 और 180 ना जोड़ करके हम लोगों ने सीधे जोड़ लिया था। 60 कॉमन लेकर के कुल दूरी 600 आ गई, और 20 से डिवाइड करके 30 से डिवाइड करके कुल समय लिख दिया। तो जो जिस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बन रहा है उसी से क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है। अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन में। तो अब इसमें कह रहा है एक आदमी किसी यात्रा का 1/5 भाग 40 की चाल से, शेष का 1/3 भाग 60 की चाल से, और शेष यात्रा 30 की चाल से चलता है, उसका औसत चाल क्या है? तो यहाँ पर इस सवाल में पिछले सवाल से क्या नया है
इस सवाल में पिछले सवाल से जो है अंतर ये है, इस सवाल में पिछले सवाल का से अंतर ये है कि उसमें रेशियो दिया हुआ था और यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है। क्या समानता है दोनों में? पिछले में भी दूरियां बराबर नहीं थी, यहाँ पर भी दूरी बराबर नहीं है। अंतर क्या है? वहाँ रेशियो पता था, यहाँ रेशियो बनाना पड़ेगा। तो किसी यात्रा का 1/5 भाग, तो यात्रा का 1/5 भाग, एक यात्रा का 1/5 भाग 60 किलोमीटर की चाल से, ये कहा गया। शेष का, ध्यान दीजिएगा, शेष का 1/3, 60 किलो, ये 40 था, अगला वाला 60 है, 60 किलोमीटर की चाल से, और शेष भाग 30 किलोमीटर की चाल से चलता है। 1/5 भाग 40 की चाल से, शेष का 1/3 भाग 60 की चाल से, और शेष का भाग 30 की चाल चलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा मुकाबला 5 और 3 से है। रेशियो जब हम लोग पढ़ेंगे तो संख्या एज्यूम करने में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी आसानी से समझ सकते हो कि कुल दूरी को 15 मान लें, कुल दूरी को 15 मान लें। 15 कहाँ से आया? 3 और 5 से। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो आएगा 15 का बाई 5 यानी 3 आ जाएगा। अब शेष कितना बचा? 15 में से 3 हट गया तो शेष कितना बचा बच्चों? 12। 12 का 1/3 4 हुआ। ये पार्ट गया चला है 40 की चाल से, दूसरा वाला पार्ट 60 की चाल से। अब शेष कितना बचा? तो 12 में से 4 हटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इतना फिर से समझो, कुल दूरी को क्या मान लिया गया? 15 कहाँ से आया? आगे पढ़ेंगे, शेष के केस में मल्टीप्लाई मानते हैं, 3 और 5 के मल्टीप्लाई के हिसाब से 15। अब 15 और 5 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट 3 आ जाएगा। शेष कितना बचा बच्चों? तो 15 में से 3 हटा देंगे, 12 बचा। 12 का 1/3 4 हो जाएगा। अब शेष कितना बचा? 12 में से 4 हटा देंगे तो रेशियो बन जाएगा दूरी का, रेशियो दूरी का बन गया 3, 4 और 8। ये दूरी का रेशियो बन गया। बस यही नया था इसमें, यही नया था। क्या नया था? पिछले वाले क्वेश्चन में दूरी का रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पर हम लोग को यही बनाना पड़ा। अब हमारा मुकाबला किससे है बताओ? हमारा मुकाबला है 40, 60 और 30 से। 40, 60 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 तब मान लेते जब दूरियां बराबर होती, यहाँ पे दूरी बराबर नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, 120 तो रखना ही पड़ेगा। तो गुणे 120 गुणे 120 गुणे 120, जो अगर दूरी बराबर होगी तो एलसीएम मानेंगे। एलसीएम अगर दूरी बराबर नहीं है तो जिस रेशियो में है उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूरी ये है, चाल जो है वो 40, 60 और 30 का है। अब औसत चाल पता करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? सीधे आंसर लिखोगे। यहाँ पर 120 कितनी बार आ रहा है? 8, 4 12 और 3 15, 15 बार 120 आ रहा है। तो यह आ जाएगा कुल दूरी डिवाइडेड बाई 120 में इस दूरी में 40 से भाग देंगे तो 9 आएगा। यहाँ पर 60 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर 30 से भाग देंगे तो, यहाँ पर 30 से भाग देंगे तो 32 आएगा। 32 आएगा। फिर से समझो बच्चों, सबसे पहले क्या किया गया? पिछले सवाल से क्या नया था? दूरी का रेशियो बनाना पड़ा। तो 1/5 शेष का 1/3, शेष ये कह रहा है तो दूरी को 15 मान लिया। अब फर्स्ट पार्ट शेष का 12 का, सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट निकल गया, 3, 4, 5, 8 तक आ गए। अब एलसीएम 120 हो गया तो 120 का गुणा किया, दूरी कितनी आ गई? तो ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधे 8, 4, 12, 3 15, 15 बार 120 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर डिवाइड करते जाए, दूरी बटे 4 समय आएगा तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 9 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 30 से डिवाइड करेंगे 4 और 8 चौक 32 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। सबको आ गया बच्चों? इसके आगे चले। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है? एक आदमी कहीं जा रहा है,
कहीं जाता है और वापस आता है, यदि उसकी जाने की चाल 50 की है और वापस आने की चाल 61 सही 7/13 है, तो वापसी की चाल बताओ। एक आदमी कहीं जाके वापस आता है, जाने की चाल 50 है, औसत चाल पता है, वापसी की चाल पता करनी है। अब इस सवाल में नया ये है कि वो कहीं जा रहा है और वापस आ रहा है, दूरी बराबर है, एक तरफ की चाल 50 किलोमीटर की है, दूसरे तरफ की पता करनी है, और औसत चाल 61 सही 7/13 की है। अब इस सवाल में नया ये है कि एक तरफ की चाल जो है वो नहीं पता है। जब भी क्वेश्चन में, अभी जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने, वही उसी टाइप का है ये। अंतर ये है कि अगर दोनों चाल पता होंगी तब हमारे पास तमाम ऑप्शन है, एलसीएम लेकर के फॉर्मूला लगा के कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक तरफ की चाल नहीं पता है तो दिक्कत ये आएगी कि एलसीएम कैसे लोगे आप। तो यहाँ पर जो बहुत आसान रहेगा कि अगर फॉर्मूला लगाओगे आप तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ये चाल को हमने x मान लिया, तो 2xy, फॉर्मूला है 2xy, तो 50x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो फॉर्मूला लगाने पे दिक्कत ये आएगी कि फॉर्मूला 2xy, एक तरफ की चाल पता है, एक तरफ नहीं पता है, x मान लिया, और अब फॉर्मूला यूज किया 2xy अपॉन x प्लस वाई बराबर 61 सही 7/13। अब यहाँ पर ये दिक्कत बहुत बड़ी हो गई कि ये सॉल्व करना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे मतलब रखा है, ये आता है पेपर में ये। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक तरफ की चाल ना पता हो और औसत चाल पता हो, औसत चाल पता ही होगी, तब इस क्वेश्चन को हमेशा सिर्फ और सिर्फ बाई ऑप्शन सॉल्व करें। इसे जो है बाई ऑप्शन सॉल्व करना चाहिए। क्यों? देखो, बाई ऑप्शन ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? और बाई ऑप्शन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। कैसे? देखो बेटा, देखो बच्चों, 61 सही 7/13 ये औसत चाल है। औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई है। तो यहाँ पर ये जो 13 है, 13 जो है ये x प्लस वाई से ही आया होगा। ये 13 जो है, 13 जो आया है हर में डिवाइड करने पे आया है। यहाँ पर औसत चाल में जो दिया हुआ है वो x प्लस वाई के डिवाइड होने से ही आया होगा। तो हम ये देख लेंगे कि 50 प्लस क्या करें कि 50 में क्या जोड़ें कि सम योग में 13 आए, योग में 13 आए। 50 में क्या, 50 एक तरफ की चाल पता है हम लोगों को, और 13 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर 13 ये है तो ये यहीं से आया होगा। तो 50 में क्या जोड़ दें कि 13 आ जाए। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो 50 के साथ ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो 60, 70, 80 और 90 हैं। तो अगर हम, ये x है और ये सब y के मान हुए, ये y के मान हुए, तो अगर हम x प्लस वाई देखेंगे तो 50 60 को जोड़ेंगे, 50 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 60 को जोड़ेंगे तो 110 आएगा। 50 70 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा। 50 80 को जोड़ेंगे तो 130 आएगा। 50 90 को जोड़ेंगे तो 140 आएगा। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 13 आ रहा है, तो निश्चित रूप से यही सही होगा। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन ऐसे हो जिसमें 13 आ रहा हो, पेपर में ऐसा ऑप्शन बना दिया जिसमें 2 हो, तब इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। ये इसको सॉल्व करना, ये रख करके इसको सॉल्व करना कठिन है, इसको सॉल्व करना कठिन है, लेकिन ऑप्शन को चेक कर लेना बहुत आसान है ना। जैसे अगर मान लो हमें डाउट है कि 2 ऑप्शन हो रहे हैं तब, तो यहाँ पे रख के देख लो। एक 50 है, 2 इंटू 50 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हो गया। इतने से चेक हो जाएगा।
तो चेक करना बहुत आसान है। 2 में डाउट है तब चेक करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। यही देख लेना है किससे 13 आ रहा है, जिससे 13 होगा वही आंसर होगा। ठीक बच्चों, इसके अलावा एक क्वेश्चन और जैसे छूट गया था तो मैं अलग से बता दे रहा हूँ। जैसे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक आदमी 3 वर्ष लगातार 2,000 रुपए प्रति वर्ष 2,000 रुपए प्रति वर्ष पेट्रोल भरवाता है। 2,000 रुपए प्रति वर्ष पेट्रोल भरवाता है और पेट्रोल का जो रेट है 45 रुपए लीटर था पहले, फिर 60 रुपए लीटर हुआ और उसके बाद 75 रुपए पर लीटर हो गया। फर्स्ट ईयर में 45 था, सेकेंड ईयर में 60 हुआ, थर्ड ईयर में 75 हो गया। अब हम लोग को बताना है कि उसका 3 वर्ष का, एक आदमी 3 वर्ष लगातार 2,000 रुपए प्रति वर्ष का पेट्रोल भरवाता है। रेट जो पेट्रोल का है वो हर वर्ष बदलता जाता है, 45, 60 और 75 का हो जाता है, पहले साल, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। अब तुमसे पूछेगा कि यहाँ पर औसत मूल्य क्या है, औसत मूल्य क्या है। अब ये क्वेश्चन जैसे आ गया तो इस क्वेश्चन में अगर हम 2,000 रुपए को यूज़ करेंगे, 2,000 रुपए को यूज़ करेंगे तो फिर ये जानबूझ के पेपर में ऐसी वैल्यू देगा जो इससे डिवाइड ना हो रही हो। तो यहाँ पर हम अगर 2,000 को यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन कठिन होगा। और अभी जो बताया गया कि हम लोग डी मान रहे थे तो वो कैंसिल हो जा रहा था, तो 2,000 को यूज़ करेंगे तो 2,000 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह 45, 60, 75 का जो इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें अगर, तो ये क्या कहलाएगा कि एक आदमी 3 बराबर दूरियों को 45, 60 और 75 की चाल से चलता है, उसका औसत चाल क्या होगा। तो जैसा नॉर्मल थर्ड क्वेश्चन था उसी तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, तो औसत चाल पर जितना भी मतलब बेसिक क्वेश्चन जो भी बनता है वो सब इसमें है। बाकी कुछ क्वेश्चन इस पे जो सवालों में नए मिलेंगे वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा जो बच्चे जो रेगुलर वीडियो, आज मैं एक वीडियो और दूंगा अभी, तो उसमें उसके लिए जो है प्ले स्टोर पे जा करके गुरुकुल एकेडमी कानपुर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर यूट्यूब पर ओम गुरुकुल एकेडमी। अच्छा रहेगा कि प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको रेगुलर वीडियो देता रहूँगा। और नेक्स्ट वीक से जो लाइव क्लासेस शुरू होंगी उसका वीडियो भी, कई वीडियो उसका दूंगा। बाकी पूरा तो नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन मैं इतना वीडियो दे दूंगा कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो और वीडियो जो बताया गया था पहले कि लाइव क्लासेस के लिए 5 तारीख से हम लोग जो है क्लास शुरू करेंगे, और उसमें 5 सितंबर से, और उसमें जो है 1 महीने में एलिमेंट्री का 2 टॉपिक और एडवांस का 1 टॉपिक कवर होगा। और उसमें साथ में जो है पूरी एक बुक जो टॉपिक वाइज लिखी होगी, 50-60 पेज, 70 पेज, जितना भी जैसा चैप्टर हो उसके हिसाब से, कुछ 100 पेज तक की हैं। तो उसमें जो है वो आपको PDF फॉर्म में मतलब इसमें डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जब ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी तो वहाँ पे हम उसे प्रिंटेड फॉर्म में भी दे देंगे, क्योंकि वो हम लोग मार्केट में भी लाएंगे। तो वो हर टॉपिक पे हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर ये मतलब कंप्लीट बुक भी देंगे। वो आपको क्वेश्चन को आगे तक के लिए सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जितना भी मतलब आप कहीं से भी जो भी मतलब वीडियो आपने देखा होगा वो सब क्वेश्चन अपने भी किताब में मिल जाएंगे। डिजिट, चूँकि दूसरों का अगर कुछ लेंगे तो डिजिट और सब चेंज करके बिल्कुल हूबहू वैसा नहीं होगा, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नया क्वेश्चन अगर मिलेगा तो वो हमने अपने में रखा है, तो वो जो है आपको साथ में मिलेगा। तो इसके अलावा बच्चों, जो बच्चे रेगुलर वीडियो चाहते हो वो प्ले स्टोर पे जा कर के गुरुकुल एकेडमी कानपुर डाउनलोड कर लो, और इसके अलावा यूट्यूब पर ओम गुरुकुल एकेडमी डाउनलोड करके वीडियोस रेगुलर देख सकते हो। और 5 तारीख से हम लोग अपना लाइव क्लासेस बैच शुरू करेंगे। 2 क्लास एक दिन में होंगी, उसमें टाइमिंग मैं आगे बता दूंगा। और उसमें जो है जो बच्चे उसमें रहेंगे उनको मैंने जो लॉकडाउन पीरियड में बुक
मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें जो लिखी है वो प्रोवाइड की जाएगी, और 50-60 पेज की बुक है। और उस बुक में मतलब तुम देखोगे कि मतलब जैसे आसान क्वेश्चन सभी वीडियो में देखो, जो लोग मतलब अपने को हाईलाइट करने के लिए बताते हैं, उसमें टारगेट्स होता है सिर्फ जो टफ क्वेश्चन है उनका। लेकिन आसान क्वेश्चन में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो अगर पेपर में पहले से नहीं सॉल्व किए हैं तो दिक्कत हो जाए, तो वो पेपर के आसान वाले पार्ट को इग्नोर नहीं किया सकता, क्योंकि 5 में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कई बार जो है इजी पार्ट रहता है, उसमें तमाम वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा उद्देश्य किताब में यही है कि वहाँ पे कठिन क्वेश्चन तो रखे ही गए हैं, साथ में कुछ भी छूटा नहीं है। मतलब अगर टाइम एंड डिस्टेंस जो बताया जाएगा तो उसमें पूरे पॉइंट, सर्कुलर मोशन, और किसी भी एक भी पॉइंट कुछ भी ऐसा नहीं है जो टाइम एंड डिस्टेंस में कहीं भी हो, अपना किसी पेपर में आया हो और अपने में ना हो। मतलब ये उद्देश्य यही है कि सब कुछ मिल जाए, फिर कुछ वो अपना मतलब कम पे किसी का नाम लिए बिना, मतलब जो अपने स्वघोषित जो तुम टीचर लोग जो किताबें देखो उनकी, तो कई बार ऐसा होता है कि इम्प्रेस करने के लिए कुछ कठिन सवाल बहुत अच्छे रख दिए जाते हैं, लेकिन वो 10 साल में एक बार आते हैं, है ना। वो अभी आपको पेपर सब देना है, NTPC देना है, यूपी का पेपर देना है, जहाँ पे उस लेवल का सवाल कभी नहीं आता है। तो उद्देश्य सिर्फ कठिन सवाल लगाना नहीं है। कठिन लेवल 2 लेवल 3 हम लोग की किताब में है, बहुत कठिन है, लेकिन उसमें आसान को भी इग्नोर नहीं किया गया है। मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भले हो जाए, 200 के बजाय 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में 500 क्वेश्चन के ऊपर हो जाएगा किताब में। तो अब अगर एग्जाम्पल मिला करके तो इतने क्वेश्चन, और मतलब उसमें आसान से लेके टफ क्वेश्चन तक सबको जो है सम्मान दिया गया है, क्योंकि पेपर आपको सबको सब कुछ देना है। किसी भी हल्के क्वेश्चन में भी कई बार बहुत अच्छे टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं हल्के कॉन्सेप्ट पे, तो किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं किया गया है। कुछ पॉइंट को बता करके इम्प्रेस करके किताब बेचना उद्देश्य नहीं है। अगर रियल में फ़ायदा नहीं हुआ तो देर सवेर नुकसान तो टीचर का ही होगा। मतलब वो आप पूरे पेपर में अगर ये मतलब जो पार्ट पढ़ाया जाएगा, हम ये गारंटी बिल्कुल नहीं लेंगे कि जो है निश्चित रूप से आप पेपर में सॉल्व कर ले जाओगे, ऐसा गारंटी कोई ले नहीं सकता। लेकिन ये गारंटी जरूर ले लेंगे कि अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए उस टॉपिक का क्वेश्चन, तो शायद ही कोई सॉल्व किया हो, है ना। ये निश्चित है, वो नया ही होगा, वो मुद्दा होगा पेपर में। तो जो है ये कोशिश रहेगा, और जो ऑफलाइन ओपन होने के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।